मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, आज बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो 2 मार्क्स में अरस्तु को पढ़ाऊंगी और अरस्तु में भी हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को देखना चाहेंगे। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अरस्तु की ही डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है। यानी अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि नागरिक कौन है। इसको समझने से पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को किस स्वरूप में देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम नागरिकता का जो स्वरूप है और परिभाषा है उनको देखेंगे। फिर हम नागरिक के गुण अरस्तु ने क्या बताए हैं उनको देखना चाहेंगे। फिर उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति में क्या समता है ये हम देखेंगे। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना किस तरीके से की जा सकती है। यहाँ पर अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके तीसरे भाग में नागरिकता संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। अगर हम नागरिकता के स्वरूप एवं परिभाषा को देखना चाहें तो अरस्तु का मानना है कि नागरिकों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। अतः स्पष्ट है यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि नागरिक कौन होता है और इस शब्द का अर्थ क्या है। अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि विभिन्न राज्यों में नागरिकता शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखना चाहें तो किसी राज्य का निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ऐसा अरस्तु मानता है। वस्तुतः नागरिकता की परिभाषा करने से पूर्व अरस्तु नागरिकता की कतिपय प्रचलित मान्यताओं का खंडन करता है। यानी तत्कालीन समय में जो मान्यताएं प्रचलित थी उनका वो खंडन करता है। अरस्तु के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अरस्तु ने नागरिकता की जो परिभाषा है उसको जो बताया है उसके आधार पर फोस्टर ने लिखा है कि हम इस बात से शुरू कर सकते हैं कि कोई नागरिक इसलिए नागरिक नहीं होता है कि वह किसी स्थान विशेष पर रहता है, क्योंकि अन्य स्थान पर तो अन्य किसी देशी निवासी तथा दास भी रह सकते हैं। नागरिक वह भी नहीं होता जिससे दूसरों पर मुकदमा चलाने का अधिकार तो हो पर और कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न हो, क्योंकि यह अधिकार तो किसी संधि की व्यवस्थाओं के आधार पर भी प्राप्त हो सकता है। अरस्तु इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का निवासी होने की कतिपय परिस्थितियां और कारणों से व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता। उसके अनुसार अगर हम देखें तो पहली जो वो व्यवस्था रखता है वो है कि नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास से नहीं मिल सकती। यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी और दास भी उसके नागरिक समझे जा सकते थे। दूसरी बात वो कहता है कि उसी प्रकार कानूनी अधिकार प्राप्त होने से भी किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। न्यायालय में अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि संधि के द्वारा भी विदेशियों को उक्त अधिकार दिए जा सकते हैं। तीसरी बात वो बताता है कि नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में ठीक हो सकता है किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर लागू नहीं हो सकता। राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित जो व्यक्ति है को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। और इसी तरीके से अरस्तु कहता है कि उन बच्चों को जिनका नाम अल्पायु के कारण नागरिकों की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है
और उन बूढ़ों को जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए हैं नागरिक नहीं माना जा सकता। उस व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता जिसे राज्य द्वारा केवल सम्मान के लिए नागरिक बना दिया गया है, जैसे अंगीकृत नागरिकता। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिसके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं और जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण करने के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं करते। ऐसी स्थिति में प्रश्न होगा उनके माता पिता नागरिक कैसे बने। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहता है। वह निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानता। तो प्रश्न है कि तब प्रश्न होता है कि नागरिक कौन है। इसके लिए अरस्तु कहता है उत्तर देते हुए कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा जूरर कार्यों में भाग ले वह नागरिक है, अथवा जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वह नागरिक है। अतः नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है और जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। उपयुक्त में से एक अथवा दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति नागरिक हो सकता है। फिर भी किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न तो साधारण सभा के सदस्य होते हैं और न ही वे न्याय प्रशासन में भाग लेते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता। उस दृष्टि से अरस्तु के अनुसार स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री भी नागरिक नहीं हो सकते हैं। दासों और श्रमिकों को नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है कि नागरिकता एक विशेष गुण है, उसके लिए योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। यह योग्यता उन्हीं के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश हो, यानी समय हो। दास और श्रमिक व्यक्तियों के पास अवकाश कहाँ है? अवकाश से अरस्तु का तात्पर्य उन जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपने आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती हैं। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों से नागरिक की निम्नलिखित योग्यताएं उभर कर सामने आती हैं। इसमें पहला है शासन करने और शासित होने की क्षमता हो। दूसरा, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। तीसरा, कारीगर या मजदूर ना हो। चौथा, स्त्री ना हो। और पांचवा, वयस्क हो। इसके बाद हम अगर इस तरह की स्थितियों को अरस्तु की देखते हैं तो हमारे मन में स्वतः ये उत्पन्न होता है कि अरस्तु ने जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया है नागरिकता के संदर्भ में, वो अवधारणा बहुत ही अलग तरह की है और शायद तत्कालीन परिस्थितियों में यूनान के नगर राज्यों में इस तरह की नागरिकता के संदर्भ में अरस्तु की सोच स्पष्ट हो सकती है, लेकिन शायद वर्तमान में अगर हम अरस्तु की अवधारणा विचारधारा को देखें तो ऐसा शायद संभव नहीं है। अब हम इन स्थितियों के आधार पर अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार हैं, अवधारणा है, उसकी आलोचना को भी देखना चाहेंगे। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में त्रुटियां हैं। मैक्सी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजात तंत्रीय शासन से था। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला, यह एक संकुचित परिभाषा है। दूसरा, आधुनिक प्रजातंत्र पे ये लागू नहीं हो सकता है। तीसरा, श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक हो, ऐसा भी संभव नहीं है। बड़े राज्यों के लिए अरस्तु ने जो नागरिकता की
परिभाषा दी है, बताया है, वो अनुपयुक्त स्पष्ट प्रतीत होता है। अनेक वर्गों और गुटों का इस संदर्भ में उदय हो सकता है। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण जो है उससे उभरता है, वह भी सही नहीं है। स्त्रियों और स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करता है, उचित नहीं है। न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए, यह भी संभव नहीं है। आंगिक एकता की धारणा के विरुद्ध हम इसको मान सकते हैं। अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर दिया गया है, जो संभव नहीं है। अवकाश और नागरिकता का संबंध स्पष्ट नहीं किया गया है, ये भी अपने आप में एक कमी है, आलोचना का एक बिंदु हम इसको मान सकते हैं। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत के अनेक दोष हम लोगों ने देखे हैं, और अगर हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से भी इसको स्पष्ट करना चाहें तो हम सिंक्लेयर के शब्दों में देख सकते हैं। उनका कहना है, इसका प्रमुख दोष यह है कि वयस्क पुरुषों में से अधिकांश लोग नागरिकता के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। फोस्टर ने कहा है कि इस संबंध में अरस्तु के बजाय प्लेटो अधिक प्रगतिशील है, और डनिंग कहता है कि यद्यपि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना असंभव नहीं है। यानी ये चीज़ें जो हैं हम वर्तमान में नहीं देख सकते हैं, और उस आधार पर हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को स्पष्टतः देख सकते हैं।